नमस्कार मित्रों, मैं शिवेश प्रताप आज एक बार फिर आप सभी के बीच आया हुआ हूं। और मित्रों, आज का जो विषय है वो बहुत ही ज्वलंत और जटिल विषय है, जो अमूमन लोगों को अपने साथ समाज में दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उसका जो रीजनेबल जस्टिफाइड कारण है वो लोगों को समझ नहीं आता। तो आज उसी के सरलीकरण के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, और आज का जो विषय है वो है भारत में रोजगार रहित विकास की जो गंभीर चुनौती है। क्योंकि देखिए, हम हर दिन अपनी अर्थव्यवस्था के नए रिकॉर्ड, नई छलांग के बारे में सुनते आ रहे हैं, और सरकार भी देखिए जीडीपी से एकदम ऑब्सेस्ड है। उसको बड़ी प्रसन्नता हो रही है, हर चीज वो आर्थिक गतिविधियों में कैसे नई ऊंचाइयां पाई जाएं, इसके लिए सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन समाज में एक यूथ डिस्ट्रेस जो पैदा हो रहा है, उसका कारण है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, या बेरोजगारी की जो समस्या है वो बहुत बढ़ गई है। तो मित्रों, ये जो विषय है, देखिए जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, और मानव विकास संस्थान की एक इंडियन रोजगार रिपोर्ट, भारत की रोजगार रिपोर्ट आई थी भारत पर 2024 की रिपोर्ट। ये बताती है कि आज के समय में भारत में एक अशिक्षित की बेरोजगारी की समस्या कम है, कंपैरेटिव इसके कि भारत में एक शिक्षित व्यक्ति कम जो है रोजगार पा रहा है। इसका अर्थ यह है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको कोई ना कोई नौकरी करने को मिल जाएगी, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं तो आपकी बेरोजगारी की दर और अधिक है और विकराल है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और देखिए, भारत में केवल 3.4 यानी 3.4% लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं और बेरोजगार हैं, जबकि शिक्षित लोग 29.1% ऐसे शिक्षित हैं जो बेरोजगार हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार आप ये समझ सकते हैं कि 12वीं पास युवाओं की जो बेरोजगारी दर है वो 2000 में 35.5% थी, जो आज बढ़कर जो है, मतलब 2022 की रिपोर्ट बताती है कि वो 2 साल में ही बढ़कर 65.7% हो गई थी। और इस समय देश के 83% युवा जो है वो बेरोजगार हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। और देखिए, हाल ही में हमारे यहाँ जो है एक आईआईएम लखनऊ ने भी अपनी एक शोध किया, जिसमें ये बात सामने आई है कि देश में शिक्षा का स्तर तो बढ़ रहा है, लोग शिक्षित तो हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ बेरोजगारी का भी स्तर बढ़ रहा है, जो वास्तव में सरकार के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और 2004 के बाद लगातार देश में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, दुनिया दुनिया भर के लोग उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो दुनिया के पॉलिसी मेकर हैं वो ये समझ रहे हैं कि जो भारत है, भारत की जो ग्रोथ है वो रोजगार रहित विकास है। और इसीलिए भारत की ग्रोथ को दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री और नीतिज्ञ इसे रोजगार रहित विकास का नाम दे रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए। और जैसा कि हमने देखा कि अभी जो पिछला जो बजट आया, मोदी 3 का पहला बजट, उसमें भी युवाओं के लिए जो है बहुत विशेष प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। अब देखिए, जो देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी है, वो तो देखिए नए रोज रोज उसकी जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हैं वो तो बहुत अच्छे से फुलफिल हो रहा है, लेकिन युवा जो है हमारे देश के, वो अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है या अपनी जो क्षमता है उससे बहुत कमतर स्तर की जॉब करने के लिए मजबूर है, या उनको जॉब ही नहीं मिल रही है। देखिए, 2 दशकों में जो ये यूथ स्ट्रेस की समस्या बन रही है, ये मतलब अगर आप देखें तो पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें भी युवाओं की एक बड़े स्तर पर नाराजगी जो है सत्ताधारी दल को, मोदी सरकार को फेस करनी पड़ी, और इसके कारण उनको जो है चुनाव में उतनी सीटें नहीं मिली जितनी कि लोग उनसे अपेक्षा कर रहे थे। फिर भी सरकार बनाने में मोदी जी कामयाब हुए हैं, लेकिन अब उन्हें युवाओं के लिए काफ़ी कार्य करना पड़ेगा, इससे वो बच नहीं सकते। और देखिए, विपक्ष के रूप में कांग्रेस ने भी बेरोजगारी को चुनाव का मुद्दा बनाया, और यूथ स्ट्रेस को वोटों में बदलने में वो काफ़ी हद तक कामयाब, इंडी गठबंधन कामयाब भी हो गया। तो अब जब देखिए कि इसका दबाव सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है,
और जो बजट अभी हमारा आया है, पिछला बजट इस सरकार का, उसमें भी उन्होंने युवाओं के लिए कई सारे लोक लुभावन और ज़मीनी स्तर पर कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जाए, इसके लिए भी सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं, जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन देखिए, हमें ना ये जो बेरोजगारी का विषय है, नौकरियों का विषय है, इसको व्यापक स्तर पर समझने की आवश्यकता है कि समस्याएं कहाँ कहाँ पर हैं और किस चीज़ को एड्रेस किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, भारत में पश्चिमी देशों के इतर भारत में जो नौकरियां हैं वह केवल आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं होती है। भारत में नौकरियों का अर्थ है आत्मसम्मान और सामाजिक पहचान की योग्यता। और यही कारण है कि देखिए, हरियाणा के अंदर विगत कुछ वर्षों में जो है नौकरियों के अभाव में युवाओं का शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, और इसलिए यह वहां पर एक बहुत बड़ा राजनैतिक विषय बन गया है। और अब देखिए, अगर आप सरकार के आंकड़ों की मैं बात करूं तो सरकार की जो बेरोजगारी दर के आंकड़े हैं वो 2017 से 2023 तक सरकार कहती है कि बेरोजगारी दर लगातार कम हो रही है। तो आइए हम समझते हैं कि सरकार ऐसा क्यों कह रही है और जमीनी आंकड़े इससे अलग क्यों हैं। इसके पीछे कारण यह है कि बहुत सारे युवा अब नौकरी की तलाश करना बंद कर चुके हैं। उनको ये लगता है कि वो हंट करेंगे जॉब के लिए, बट उनको कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसे में कोई भी ऐसा परिवार है जिनके बच्चे पढ़ रहे थे, नौकरी ढूंढ रहे थे, और जब उन्हें नौकरी नहीं मिली तो वो क्या करते हैं कि वो अपने माता पिता का जो भी एक व्यवसाय है, पारिवारिक व्यवसाय है, उसमें ही वो हाथ बटाने लगते हैं। अब क्या है कि सरकार की दृष्टि में रोजगार जो है तीन तरीके का होता है। एक होता है सैलरीड क्लास, दूसरा है जो दिहाड़ी कामगार मजदूर होते हैं, और जो तीसरा है वो है स्वरोजगार का वर्ग। तो अब क्या होता है कि जो लोग नौकरी ढूंढना बंद करके अपने घर के किसी पारंपरिक पेशे में लग चुके हैं, तो सरकार उनको भी एज एन एम्प्लॉयड मानती है, और इसीलिए उसको ये लगता है कि उनके आंकड़ों में हमें ये दिखता है कि सरकार का दावा है कि बेरोजगारी कम हो रही है। जबकि युवा जो नौकरी पाने की इच्छा रखते हुए मार्केट में बहुत दिन प्रयास किया, और जब वो नहीं मिला तो वो अपने माँ बाप के या पारंपरिक परिवार के बिजनेस में जुड़ गया। लेकिन आप ये भी देखिए कि वह बिजनेस में जुड़ तो रहा है, वह सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट उसको कोई सैलरी नहीं मिल रही है। और इसीलिए ये जो पूरा वर्ग है जो अपने पारिवारिक व्यवसाय में जुड़ गया है, उसको कैटेगराइज किया जाता है अनपेड हेल्पर फॉर हाउस होल्ड एंटरप्राइज के नाम पर। यानी वो पेमेंट नहीं पा रहा है, सिर्फ वो अपने पारिवारिक व्यवसाय को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए जब हम बेरोजगारी दर की कम होने की बात करते हैं तो सरकार के आंकड़ों में ये आंकड़े भी शामिल हैं, इसलिए सरकार दिखाती है कि बेरोजगारी दर कम हो रही है। यानी अब हम अगर देखें तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर मीडियन एज जो है, हमारी जो आयु है, यानी कि देश की आधी जनसंख्या 28 साल के नीचे की है और देश की आधी जनसंख्या 28 साल के ऊपर की है। अब ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि बेरोजगारी की जो समस्या है वो कितनी भयावह है। और जो मीडियन एज 28 साल के नीचे की आधी आबादी है, कल को जब उसमें से कुछ लोग और एडल्ट होंगे और वो मार्केट में आएंगे नौकरी ढूंढने के लिए, तो बेरोजगारी की जो समस्या है वो कितनी विकराल भविष्य में होने जा रही है। और इसलिए सरकार को हर एक तंत्र को बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए बहुत ही समझदारी से, बहुत जिम्मेदारी से, गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। अब अगर मैं बात करता हूं उन सभी कारकों की जिसके कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, तो उसमें एक सबसे पहला जो विषय मेरी दृष्टि में आता है वह है गुणवत्ता विहीन शिक्षा। क्वालिटी लेस एजुकेशन हमारे देश में बहुत है। क्योंकि देखिए, किसी भी नौकरी में जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगर मैं आज के समय में बात करूं तो देश भर में मशरूम की तरह स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, परंतु अगर मैं क्वालिटी एजुकेशन की बात करूं तो बहुत निराशा हमें मिलेगी। क्योंकि आपको भी पता है कि विद्यालय कॉलेजों के एफिलिएशंस कैसे मिलते हैं, उसमें भी एक बहुत बड़े स्तर का भ्रष्टाचार है। फिर शिक्षा में बहुत बड़े स्तर पर स्कूल कॉलेज में संचालकों में तमाम शिक्षा माफिया एक्टिव हैं, तमाम भूपति धनपति इसमें एक्टिव हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए
तो शिक्षा व्यवस्था में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वह बहुत बड़ी समस्या है भारत में। और अगर मैं एक मार्केट की रिपोर्ट बता रहा हूं कि वर्तमान में जो देश का शिक्षा उद्योग है, एजुकेशन इंडस्ट्री इसको कहेंगे, क्योंकि अब शिक्षा तो सेवा रह नहीं गई है, बिजनेस का पर्पज हो गई, तो वह $117 बिलियन का है। और 2030 तक यह $313 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। अब समझिए कि भारत में जो ये निम्न गुणवत्ता की शिक्षा है, ये आपको मैं बता दूं कि ये पूरे विश्व में भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है, कुछ प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस को छुड़ा दिया जाए तो पूरे विश्व में लोगों को पता है कि भारत का जो एक बॉटम एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही वीक है। और अगर मैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की बात करूं तो वह भी जो है भारत की खस्ता शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है। विश्व बैंक ने भी इस पर चिंता जाहिर की है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में 10 साल के जो बच्चे आधारभूत जो अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान है उससे सुपरिचित नहीं है। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि ये स्थिति कितनी खतरनाक है। और इसीलिए विश्व बैंक इसे लर्निंग पॉवर्टी बोलता है। ये जो है एक गरीबी इसको कही जा रही है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें बहुत आधारभूत अक्षर ज्ञान नहीं पता है, संख्या ज्ञान नहीं पता है। तो आप इससे समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो उसका एक रिपोर्ट आया था जिसमें यह बताया गया कि प्रतिवर्ष 1.3 करोड़ लोग नौकरियां ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनमें से मतलब ये कहा गया कि हर 4 MBA में से 1 MBA, हर 5 इंजीनियर में से 1 इंजीनियर और हर 10 में से 1 ग्रेजुएट ही ऐसा है जो नौकरी के योग्य है। बाकी सब के स्किल सेट मैच नहीं करते। और इसका कारण क्या है कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, असाइनमेंट और नंबरों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और ये असाइनमेंट और नंबर जो है टीचर को, इंस्टीट्यूशन को और शिक्षा तंत्र में एक बहेलिए के जाल की तरह कार्य करते हैं, जो पूरी शिक्षा व्यवस्था प्रक्रिया वर्ष भर जो चलती रहती है उसमें छात्रों को इंस्टीट्यूशन से, शिक्षकों से बांध कर रखता है। और इसी का व्यापार है शिक्षा तंत्र भारत में। तो अब समस्या ये है कि जब नौकरियों की आवश्यकता के अनुसार उचित कौशल नहीं होगा बाजार में, तो समस्या ये आएगी कि ऐसी कंपनियों को दूसरी देशों में जहां पर अच्छे कौशल, अच्छे टैलेंट्स इजीली अवेलेबल होंगे, वो कंपनियां वहां चली जाएंगी, वो भारत में निवेश नहीं करेंगी। इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार को जो स्कूल, विद्यालय, डिग्री कॉलेज, तकनीकी शिक्षा संस्थान बनाए जा रहे हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं एफिलिएशन के, वो बहुत ही कड़े होने चाहिए और समय समय पर उसका रिव्यू भी होना चाहिए। अब देखिए समस्या क्या है कि अभी एक रिपोर्ट आई थी जो मर्सर मेटल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व की एक बहुत ही प्रतिष्ठित ह्यूमन रिसर्च संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। उसने ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2023 में निकाला था। उसमें बताया गया कि 45% ग्रेजुएट ही इंडस्ट्री की आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं भारत में। अब आप समझ लीजिए कि स्थिति कितनी भयावह है हमारे डिग्रीधारियों की। अब ऐसे में जो विदेशी निवेश प्रोत्साहित करने वाली जो सरकार है, जो चाह रही है कि भारत में विदेशी निवेश आए, उसे यह भी सोचना पड़ेगा कि उसको स्किल्ड वर्कफोर्स कैसे मिलेगा भारत में। और इसीलिए सरकार को इस दिशा में बहुत कार्य करने की जरूरत है। 2004 से जो हमारी ये बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, उसके लिए सबसे पहले तो मनमोहन सरकार बहुत अधिक दोषी है कि जब ये समस्या ग्रो हो रही थी, बहुत नेसेंट स्टेज में थी, तभी अगर उन्होंने ये चीज संभाला होता तो शायद 2014 तक इतनी विकराल स्थिति नहीं आती कि उसको वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा संभालने में इतना समय लग रहा है, फिर भी अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो बढ़ती बेरोजगारी की समस्या है, इसमें देखिए मोदी सरकार ने 2020 में एक लागू किया था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर, बहुत अच्छा फोकस किया उन्होंने। और ये किया कि भाई हमारे जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उनमें वैश्विक मानदंड की शिक्षा होनी चाहिए और साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग, कौशल आधारित जो है ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।
और इसीलिए जो है उन्होंने एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे ऐसे जो है कार्यों की, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात उस नई शिक्षा नीति में की गई है। लेकिन अभी देखिए 4-5 वर्ष हो गए, लेकिन उसके रिजल्ट्स एज सच अभी आना शुरू नहीं हो पाए हैं, क्योंकि स्टेट लेवल पे बहुत सारे हिकअप्स हैं। तो मे बी उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आए। इसके बाद आप देखिए कि जो मैं दूसरी बात करूंगा कि एक जो असंगत जो हमारा कौशल विकास है, मतलब कि असंगत कहने का अर्थ यह है कि आप वर्तमान में जो सरकार कौशल विकास कर रही है, स्किल इंडिया जैसे मिशन लाया गया था, लेकिन वो क्या है ना कि हमारे जो इंडस्ट्री नीड है उससे वो मैच नहीं करती, उसके सिंक्रोनाइज्ड नहीं है वो। और इसीलिए मैं जो अगली समस्या है उसकी जो चर्चा कर रहा हूं वो असंगत कौशल विकास की है। क्योंकि देखिए अभी एक पीछे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडिया के बेस उसमें बताया गया था कि आज भी देश के 85% ऐसे वोकेशनल ऐसे स्कूल हैं, 85% स्कूल भारत के, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स उपलब्ध ही नहीं है। स्किल इंडिया मिशन की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए जो टारगेट हमने बनाया था वो एक्चुअली ऑनेस्टली अचीव नहीं हो पाया है। तो अगर मैं बात करूं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की बात, जो 2015 का जो डेटा है उसमें उसके अनुसार देश ने मात्र 2.7% ही वर्कफोर्स औपचारिक कार्य क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए तैयार कर पाई है। जबकि अगर मैं बात करूं अदर कंट्रीज की, तो आप देखिए अमेरिका में 52% लोगों को, और जापान में तो 80% लोगों को, साउथ कोरिया में उससे भी अधिक 96% लोगों को एक औपचारिक प्रशिक्षण मिलता है कि जब वो इंडस्ट्री के लिए जो है जो वर्कफोर्स जब तैयार होती है तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड वर्कफोर्स कैसे तैयार हो, और औपचारिक जो आपका कार्य क्षेत्र में जो कार्य करना है उस आधार पर परफेक्टली फाइन ट्यून्ड ट्रेनिंग जो होनी चाहिए, जिसकी जरूरत एक्चुअली कंपनियों को है। क्योंकि देखिए कंपनी आपको हायर करे, फिर 5 महीने 6 महीने वो आपको ट्रेंड करे, उसके बाद आप वहां नौकरियां करें, फिर आपको कहीं अच्छा पैकेज मिले तो आप छोड़कर चले जाइए। इससे कंपनी डरती है कि भाई 5-6 महीने उसने आपको काम सिखाया, फिर आप अधिक सैलरी के लिए आप किसी और कंपनी में चले गए। तो सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, अगर वो पैसा वो परफेक्ट फाइन ट्यून्ड ट्रेनिंग पर खर्च करे कि वो बंदा जाकर अगले दिन से ही कंपनी में, अगले हफ्ते अगले महीने से ही कंपनी में एज अ बिलेबल रिसोर्स काम कर सके, वहां पर वो प्रोडक्टिविटी में आ जाए, तो आप सोचिए कि कंपनियों को कितना लाभ होगा, समाज में लोग जो हैं उनको कितना लाभ होगा कि अगर वो नौकरी न भी करना चाहे और उनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई है तो वो कुछ अपने कार्य भी शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये चीज बहुत आवश्यक है, और हमें जापान और कोरिया के मॉडल से सीखना चाहिए, जो लोग 80% और 96% इस तरह की लोगों को ऐसी ऐसी परफेक्ट फाइन ट्यून ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सरकार की अभी देखिए एक रिपोर्ट आई थी सरकार की, जो है स्किल इंडिया मिशन के तहत, उसमें सरकार ने खुद ये माना है कि वास्तव में जो लोग ट्रेंड हो रहे हैं उनको उतना अपेक्षाकृत नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। और उन्होंने बताया, सरकार ने स्वयं ये बताया कि 100% जो जैसे मान लिया 100 प्रशिक्षित युवा है तो उसमें से सिर्फ 20% को नौकरी मिल पा रही है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो है, आप देखिए 2015 में 11,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई थी, और दूसरे फेज में जो उसका जो रिपोर्ट आया, दूसरे फेज का जो प्लेसमेंट रिपोर्ट आया वो था 23.4% ओनली। तो और देखिए ये जो है तीनों फेजेस जो आई थी उनमें सर्वश्रेष्ठ था, यानी जो सेकंड फेज था उसका एक वो बेस्ट रिजल्ट था, एंड दिस इज 23.4। तो इससे ही आप ये समझ सकते हैं कि आज भी 75-76% जो लोग हैं वो ट्रेनिंग लेने के बाद भी कुछ बेहतर नौकरियां नहीं पा रहे हैं। अब देखिए जो समस्या है कि मतलब जो मार्केट एक्सपर्ट क्या समस्या मानते हैं कि जो सरकार के द्वारा कौशल योजनाएं लोगों को बताई जा रही हैं, उपलब्ध कराई जा रही हैं, वास्तव में वो पर्याप्त नहीं है। वह सिर्फ किसी व्यक्ति के पास कोई कौशल है, कौशल विकास योजना के तहत उसको एक उसका सर्टिफिकेट भर मिल जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एकदम अनस्किल्ड व्यक्ति हो और वो सरकार की कौशल विकास योजनाओं में जाकर परफेक्टली ट्रेंड होकर निकल रहा है।
बल्कि वो लाभ केवल उसको मिल रहा है जो ऑलरेडी स्किल्ड है, सिर्फ उसको एक सर्टिफिकेट चाहिए। यानी सरकार की जो योजना है वो सिर्फ सर्टिफिकेट देने के लिए हो गई है, न कि एक्चुअल जो है समाज में परिवर्तन लाने की बात कर पा रही है। तो अब समस्या यही है कि प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है उसमें जो कोर्स है वो बहुत कम टाइम का है। आप खुद सोचिए कि एक कंपनी में आपको जो है कोई कौशल विकास आप कर रहे हैं, आप बताइए कि एक महीने के कोर्स से क्या हो पाएगा। यानी जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान रहे हैं कि ये जो बहुत कम समय का है जिसमें वास्तव में कैपेबिलिटी बिल्डिंग नहीं हो सकती, इसीलिए सरकार को जो ये योजनाएं सरकार स्किल डेवलपमेंट में ला रही है ये कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल का होना चाहिए। और उसके लिए भी उनको बहुत टारगेटेड तरीके, कोरम पूर्ति नहीं होनी चाहिए। अब समस्या क्या है, कौशल विकास योजनाओं के लिए जिन सेंटर्स को चुना जाता है वो किसी तरह बस उसके पीछे का कुछ वित्तीय लाभ लेने के लिए वो ले लेते हैं। बाद में वह लोगों को अपने सेंटर तक इसलिए लाते हैं कि बस तुम अपनों को एनरोल करा लो, चाहे तुम आओ या ना आओ। तो समस्या यहां पर है कि जो बीच में जो एग्जीक्यूशन करने वाला है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, वो अपने वित्तीय लाभ के लिए नंबर्स जुटा रहा है लेकिन समाज में एक्चुअल परिवर्तन नहीं आ पा रहा है। सरकार को इस इश्यू को एड्रेस करना चाहिए, तभी व्यापक परिवर्तन आ पाएगा। अन्यथा डेटा डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो सरकार, मनमोहन सरकार में भी इस तरह की थी। मनमोहन सिंह सरकार ने 2006 में ही जो है एक नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो है लॉन्च की गई थी उनके द्वारा, और 10,000 करोड़ रुपए का बजट उसका भी था। जैसे मोदी सरकार ने स्किल के लिए 11,000 का लाया था, लेकिन क्या हुआ, टारगेट कांग्रेस का ये था कि भाई हम जो है युवाओं को इन हैंड जो है वर्क एक्सपीरियंस दिलाएंगे और इससे वो रोजगार पाने में कामयाब होंगे। और उन्होंने टारगेट क्या रखा था, 2020 तक 50 लाख लोगों को हम अप्रेंटिसशिप करा के तैयार कर देंगे। आज अगर मैं बात करूं पीछे 2022 तक की बात करूं तो मात्र 20 लाख लोग उस योजना का लाभ ले सके। तो इससे आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। ये जो मैंने अभी बातें बताई हैं ये चीजें आपको बता रही हैं कि जो किसी मतलब सरकार को किसी नई परियोजना को लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो हमारे पास ऑलरेडी लॉन्च्ड परियोजनाएं हैं अगर सरकार उसी का बेहतर क्रियान्वयन कर दे तो बहुत अच्छी स्थिति पैदा हो सकती है। और एक तरफ स्कूल तंत्र को सुधार किया जाना है, दूसरी ओर जो है वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम जो हमारा है उसको बहुत अच्छे से एक्यूरेसी के साथ इंप्रूव करने की आवश्यकता है। देखिए, भारत सरकार को जर्मनी और स्विट्जरलैंड के कौशल विकास कार्यक्रमों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जहां पर युवाओं को औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाता है। मात्र कोरम पूर्ति, सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। सरकार को हर युवा के लिए अप्रेंटिसशिप अनिवार्य कर देना चाहिए। बिना अप्रेंटिसशिप के डिग्री ही नहीं मिलनी चाहिए। सरकार को भारत में, देखिए मैंने अभी आपसे बताया कि हमारे पास हर वो योजना उपलब्ध है, सरकार को कोई नई योजना लाने की जरूरत नहीं है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत में अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में आ गया था और इतने लंबे समय से ये एक्ट होने के बावजूद हर रजिस्टर्ड कंपनी, जिसमें यह कहा गया था कि हर रजिस्टर्ड कंपनी को अपने संस्था में 1 साल के अप्रेंटिसशिप को अनिवार्य रूप से जो है लागू करना है। लेकिन आप हमें बता दीजिए 1961 के बाद से लेकर आज तक कितनी ऐसी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं और जहां पर अप्रेंटिसशिप कल्चर 1 ईयर का लागू हो पाया। यानी इसके पीछे क्या, इसका जो है आप क्या समझे आप इससे, इसका अर्थ केवल यही है कि इतने सालों बाद भी इस एक्ट का अगर कुशलता से अनुपालन किया गया होता तो आज यह बेरोजगारी की समस्या इतनी विकराल नहीं हो पाती। और इसके लिए हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च करना और उतना ही प्रचार प्रसार करना और अंत में कोई परिणाम ना आना, ऐसी समस्या नहीं होती। इसका अर्थ क्या है कि सरकार को युद्ध स्तर पर इस एक्ट को लागू करने के क्रम में उद्योगों को, एजुकेशनल संस्थाओं को एक साथ एक मंच पर लाना होगा और सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है कि अनुशासन पूर्वक ये काम करें। अभी आप देखिए 1961 में बना एक्ट क्रांति कर देगा, लेकिन वही है कि उसके पीछे बहुत सारी जटिलताएं हैं। अब मैं एक अगली समस्या की बात करूंगा और वो अगली समस्या है रोजगार संगत बाजार। देश
लगातार विश्व मंच पर बाजार शक्ति बनता जा रहा है। पूरी दुनिया से एफडीआई आ रही है, बड़े बड़े रिसर्च संस्थान बता रहे हैं कि आप बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति, पूरा विश्व भारत की तरफ अपेक्षाओं आकांक्षाओं की से देख रहा है। लेकिन क्या इसी अनुपात में रोजगार शक्ति बन पा रहे हैं? हम अर्थ शक्ति बन रहे हैं, रोजगार शक्ति नहीं बन पा रहे हैं। और जो थोड़ी बहुत रोजगार नौकरियां सृजित भी हो रही हैं, वो कहाँ हैं? वो लेबर क्लास में, ब्लू कॉलर जॉब में है। आज भी भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या असंगठित उद्योगों, कुटीर उद्योगों में लगी हुई है। 2000 से लेकर 2022 के बीच फॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स में केवल 11% से बढ़कर 18.5% की डेवलपमेंट हुई है। आप सोचिए, 2000 से 2022 और 11% से मात्र 18.5% हम बढ़े हैं। आप सोचिए कि हमारी जनसंख्या कहाँ से कहाँ चली गई। यूथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश की आधी जनसंख्या 28 साल के नीचे है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि हम अर्थ शक्ति बन रहे हैं, बाजार शक्ति बन रहे हैं, लेकिन इसके अनुरूप रोजगार शक्ति नहीं बन पा रहे हैं। अब समस्या क्या है कि देश का जो युवा है, जो शिक्षित है, वह पढ़ा लिखा होने के बावजूद संगठित उद्योगों में अपनी शिक्षा से कमतर की नौकरियां कर रहा है। यहाँ इसे कम तनख्वाह, कमजोर नीतियों के बीच में अपनी भविष्य की जब अनिश्चितता दिखाई देती है तो वो कहीं लौट जाता है अपने परिवार में, रोजगार में, दुकान में, परचून की दुकान पर अपने हाथ बटाने लगता है। तो समस्या यहाँ पर है। इसे इस तरह से एड्रेस किया जाना चाहिए कि नीतियाँ ऑलरेडी हैं, उसकी सफल क्रियान्वयन, उसके लिए अनुशासन चाहिए और वह बहुत आवश्यक है। कंपनीज एक्ट में आपको ये डाल देना चाहिए, अप्रेंटिसशिप के कानून जो है, नियम, जिसको स्ट्रिक्टली अडेयर कराना चाहिए। अब मैं एक अगली बात करता हूं जिस पर मतलब एक बहुत कंसेंसस लोगों के बीच में बना हुआ है कि सरकारी पदों को लेकर, जैसे कि देखिए, रिक्तियों और नए पदों का सृजन, यह एक बहुत बड़ा विषय है और इसको बहुत कम एड्रेस किया जा रहा है। और मैं अब जो अगली समस्या है वो यही है, इस पर मैं थोड़ी सी अपनी बात रखूंगा कि देखिए, लोगों के अंदर एक भ्रम है कि हमारे देश के सरकारी तंत्र में बहुत अधिक नौकरियां हैं। ये एक भ्रम है, जबकि मैं आपको बता दूं कि रिसर्चेज ऐसा बताते हैं कि भारत के अंदर प्रति 1000 जनसंख्या पर मात्र 16 सरकारी नौकरियां हैं। आप चीन से अपनी तुलना करते हैं, चीन में 57, अमेरिका में 77 नौकरियां हैं प्रति 1000 जनसंख्या पर। अब आप समझिए, भारत में मात्र 16 जो है नौकरियां हैं 1000 पर। मोदी 2 में जो आधिकारिक आंकड़े सरकार के आए, उसमें यह बताया गया कि केंद्र में 10 लाख नौकरियों की वैकेंसी थी, जिसे बिना भरे हुए सरकार चुनावों में आई, 2024 के चुनाव में आ गई। अब आप सोचिए कि अगर ये 10 लाख नौकरियां भरी गई होती तो 10 लाख परिवार तक आय का एक साधन पहुंचता, 10 लाख युवा सरकार की वर्कफोर्स में ऐड होते, वो अपनी नई स्किल के साथ सरकार की योजनाओं को और ऊर्जित रूप से आगे बढ़ा सकते थे। और यही कारण है कि इस चुनाव में सरकार को युवाओं की नाराजगी झेलनी पड़ी। अब देखिए, एक तरफ तो सरकार की खाली वैकेंसीज हैं जो नहीं भर पा रही हैं, तो नए पदों की सृजन के बारे में तो क्या ही मैं बात करूं आपसे, क्योंकि देखिए, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है। क्या आपको लगता है कि उस बढ़ती हुई जनसंख्या में सरकारी कार्यों में जिन लोगों की आवश्यकता है उसके अनुरूप, एक तरफ तो खाली वैकेंसी सरकार नहीं भर पा रही है, तो क्या नए पद सृजन होगा? और यह भी सरकार की एक बहुत बड़ी भूल है। और मैं केंद्र सरकार और सभी प्रदेश सरकारों से निवेदन करूंगा कि वह इस विषय पर बहुत ध्यान दें। और मैं आपको बताऊं, एक सरकारी अध्ययन है जिसके अनुसार जो है, वर्तमान में पूरे देश में 84,492 ट्रैफिक पुलिस नियुक्त हैं। यानी अगर मैं इसको स्टैट्स में ले जाऊं तो एक ट्रैफिक पुलिस के ऊपर 3,300 गाड़ियों के प्रबंधन का दबाव है। समस्या आप देखिए कितनी विकराल है। हम रोना रोते हैं ट्रैफिक समस्याओं की, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि सरकार जब 3300 गाड़ियों का प्रबंधन एक ट्रैफिक पुलिस पर देश में है,
तो आप बताइए कि जब आपका एनफोर्समेंट इतना वीक है तो आप कैसे यातायात प्रबंधन कर पाएंगे, कैसे लोगों को जागरूक कर पाएंगे, कैसे लोग ये जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, हजारों लाखों लोग जो जान गंवा रहे हैं, इसको कैसे रोक पाएंगे आप? तो क्या आपको ये नहीं लगता कि सड़क पर बढ़ती हुई गाड़ियों की दबाव और बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच ट्रैफिक पुलिस की नई नियुक्तियां होनी चाहिए? आपको बिल्कुल ये चीज जो है जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए कि जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 1000 गाड़ियों पर एक ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं नागरिक पुलिस की बात, तो उसमें भी जो बढ़ती जनसंख्या है, क्या उसके अनुसार नए थाने और नई पुलिस चौकियां बन रही हैं? नहीं बन रही हैं। हमें बहुत भारी आवश्यकता है। हम कह रहे हैं अपराध बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूं आपसे कि क्या उसके एनफोर्समेंट के लिए सरकार नए पदों का सृजन कर रही है, और वो किस अनुपात में कर रही है? क्या जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, हम विकसित भारत होने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नई नौकरियां, नए पदों का सृजन हो रहा है? नहीं हो रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों की इतनी बड़ी मांग है, क्या हम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार आप पीएसयूज में देख लीजिए, सरकारी बैंकों में आप देख लीजिए, बहुत सारी रिक्तियां हैं, बहुत सारे नए पदों के सृजन की आवश्यकता है, जिस पर सरकार को बहुत ही शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। अब मैं बात करता हूं, देखिए अगर मैं बात करूं कि सरकार को पॉलिसी अपनी कैसी बनानी चाहिए, देखिए प्रबंधन में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है प्रबंधन का, ट्रिज, जो अभी उतनी व्यापक नहीं, बहुत कोर है, जो बहुत टॉप नॉच कंपनीज प्रयोग करती हैं। ट्रिज ये बताती है कि जब आपके पास प्रबंधन के लिए 10 स्कोप खुले हुए हों, 5 स्कोप खुले हुए हों, तो वो कौन सा बेस्ट अप्रोच होगा जो लेना चाहिए, जिसमें कि ऑप्टिमल तरीके से उससे व्यापक बदलाव आएगा। अब समस्या क्या है कि भारत सरकार, मोदी सरकार का जो सबसे प्रशंसनीय विषय है वो है रेलवे का काम, रोड का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, जिसमें बहुत व्यापक स्तर पर जो है मशीनों का और मानवीय श्रम का प्रयोग होता है। आपने पीछे देखा होगा कि सरकार इस विषय को लेकर कि हम सबसे तेज रोड बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, हम सबसे जल्दी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं बनाकर खड़ी कर दे रहे हैं, बहुत अच्छे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, और हम रिकॉर्ड टाइम में कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको चेताना चाहता हूँ, सरकार तक अपना एक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि सरकार को मशीनों और मानवीय श्रम के बीच में सही संतुलन बिठाते हुए काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है रोजगार की। अगर आप स्पीड को इंश्योर करने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए मानवीय श्रम को किनारे करके मशीनों से कार्य लेंगे, तो निसंदेह आप बहुत तेज, बहुत अच्छे शीघ्रता से रोड बना पाएंगे, आप नए नए कीर्तिमान बनाते जाएंगे। लेकिन मशीनों से काम करवाने के क्रम में आप देखिए तो इनडायरेक्टली हम मानवीय श्रम को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। भारत जैसे विशाल देश में, जहां पर जैसा कि मैंने बताया कि जनसंख्या की स्थिति इतनी विकराल है, बेरोजगारी की स्थिति इतनी विकराल है, वहां पर स्पीड को लेकर अपनी पीठ थपथपाने की जगह पर सरकार को मानवीय श्रम का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए, भले ही हमारी रफ्तार थम जाए। लेकिन हमें लोगों को नौकरियां देने पर अधिक दबाव देना चाहिए। सरकार को एक ऑप्टिमल जो है इक्विलिब्रियम बनाना चाहिए, जहां पर मशीनों और मानवीय श्रम के सस्टेन्ड इक्वेशन, सस्टेन्ड बैलेंस को स्टैब्लिश करना चाहिए, और जिसके द्वारा हम यह सुनिश्चित कर पाए कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। और आवश्यकता हो तो मशीनों का प्रयोग सीमित करिए, जिससे मानवीय श्रम आधारित रोजगार पैदा हो। अब देखिए कि सरकार, जो एक विपुल जनसंख्या में बेरोजगारी की समस्या है, सरकार को इसको स्ट्रेस को कम करने के लिए अभी से बहुत व्यापक परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यापक तरीके से योजनाओं को बनाना पड़ेगा, और उस आधार पर उसका क्रियान्वयन करना पड़ेगा। तब जाकर अगले 5 वर्षों में उसके परिणाम आना शुरू होंगे, और इस प्रकार से 2029 के जनरल इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में सरकार को बहुत बड़े स्तर पर नाराजगी न झेलनी पड़े, कहीं सत्ताच्युत ना होना पड़े। इसके लिए जब मोदी सरकार आज से ही कार्य करेगी, वह अपने मशीनीकृत कार्यों में
अपनी स्पीड पर रोक लगाते हुए तमाम बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं हैं उसमें मानवीय श्रम को सुनिश्चित करने के लिए सरकार जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को ये दे रही है परियोजनाएं, वहां पर अपने एमओयू में, अपने कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ ये भी साइन कराना चाहिए, उससे ये भी उसका एक पैरामीटर सुनिश्चित करना चाहिए जब बिड आप देते हैं कि कौन सी कंपनी सबसे अधिक मानवीय रोजगार सुनिश्चित करते हुए हमारी सरकारी परियोजनाओं को पूर्ण करेगी। इससे बहुत बड़ा व्यापक रोजगार का सृजन होगा। सरकारी नौकरियों में एक तो आप पहले वैकेंसी भरिए, दूसरा नए पदों के सृजन पर भी आप बहुत ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि नए पदों के सृजन की बहुत आवश्यकता है। तब जाकर हम विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे जब नया वर्क फोर्स आएगा। तीसरी चीज कि रोजगार जो है, सरकार नए नए निवेश जो ला रही है उनको वर्कफोर्स मुहैया कराने के लिए रोजगार के ओरिएंटेड स्किल प्रोग्राम लाने चाहिए। सिर्फ खाना पूर्ति न करिए, सिर्फ सर्टिफिकेट मत दीजिए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अच्छे प्रोग्राम ले आइए, उस पर पैसा निवेश करिए। आईआईटी ही नहीं, आईटीआई को भी आईआईटी के लेवल पर लाने की बात करिए। मात्र नई आईआईटी मत खोलिए, हमारे यहाँ हर जिले पर आईटीआई है, उसको आप वर्ल्ड क्लास का करिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डालिए, नए वर्कफोर्स ले आइए, पीपीपी पार्टनरशिप करवाइए, उसमें तमाम जिलों स्तर की आईटीआईज में प्राइवेट कंपनियों को अपने इनोवेशन लैब बनाने के लिए उनको जगह दीजिए, वहां पर वो वर्कफोर्स ट्रेंड करें, फिर वहां से अब खुद ही वो प्लेसमेंट ले लें। इस प्रकार के जो इनोवेटिव कार्य होंगे, अपनी शिक्षा गुणवत्ता, मात्र एफिलिएशन मत दीजिए, इसके पीछे के भ्रष्टाचार तंत्र को तोड़ने के लिए सब कुछ ऑटोमेट करिए, समय समय पर उसका औचक रिव्यू होना चाहिए। ऐसी जो है स्वतंत्र एजेंसियां बनाइए जो जीरो टॉलरेंस पर कार्य करें, तब जाकर हमारी शिक्षा गुणवत्ता इंश्योर होगी। शिक्षा क्षेत्र में निवेश करने वाले लोगों का बैकग्राउंड चेक करिए, वो शिक्षा माफिया ना हो, वह धनपशु ना हो, उनके स्कूल कॉलेज खोलने के पीछे का मोटिव चेक करिए, तब आप उनको दीजिए लाइसेंस। पीपीपी पार्टनरशिप करिए, तब जाकर एक बहुत बड़ा व्यापक बदलाव आएगा। मात्र नई शिक्षा नीति बना देने से कुछ नहीं होगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में सरकार के को इस प्रकार की नीतियां लानी चाहिए जहां पर जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उसका बहुत सफल क्रियान्वयन हो, जिससे कि हमारे देश में अनपेड हेल्पर फॉर हाउस होल्ड एंटरप्राइज जैसी कैटेगरी में रोजगारों की इच्छा को दबा देने की स्थिति ना पैदा हो। और इसी के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा और सरकार से प्रार्थना करूंगा और आप सभी से भी कहूंगा कि आप इस तरह के विमर्श को सरकार तक लेकर जाइए और इस जो रोजगार रहित विकास की गंभीर चुनौती है इसको एड्रेस करिए, इसको समझिए और इसके निराकरण के लिए हर व्यक्ति को, हम सभी को अपने स्तर पर कार्य करना चाहिए। सभी को नमस्कार, जय जय सिया राम।